नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा +2 का 10+2 का जो लेसन है सिल्वर वेडिंग, उसका अनुवाद। हमारी जो पिछली पुस्तक है आरओ, उसके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनका अनुवाद भी उनके अभ्यास के प्रश्न भी। अब आज से हम करने जा रहे हैं वितान, जिसका पहला लेसन है सिल्वर वेडिंग। तो आइए पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी। विद्यार्थियों, चूँकि वीडियो है थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। किस तरह से यशोधर बाबू दिल्ली में आए थे और उनके जीवन पे किशनदा का प्रभाव रहा और उनके विचार किस तरह के थे, उनके बच्चों के विचार किस तरह के थे। तो आज का जो युवा है, आज के युवा की जो मनोवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे चेंज हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। उनके बारे में लेखक ने यहाँ एक व्यंग्यात्मक तरीके से चर्चा की है, यानी उनका प्रतिरूप या आईना दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांध करके निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बजे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। यानी उनके हाथ पे बंधी हुई कलाई घड़ी जो है उसका टाइम है वो बिल्कुल सही है, समय बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफिस की जो घड़ी है वो थोड़ी सी धीरे चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डाल करके उन्होंने एक निगाह अपने माँ तत्वों पर डाली। आउट ट्रे, जो बाहर रखी जाने वाली ट्रे या दराज हम जिसको कह सकते हैं, और मातत जो साथ में उसके नीचे काम करने वाले लोग थे उन पर निगाह डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की किशनदा या कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्ता हो गई है। यानी किशनदा को वे अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि जब वे दिल्ली में आए थे तो किशनदा के पास ही वे ठहरे थे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने उनकी चौड़ी मोरी वाली पतलून और ऊंची एडी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। समहाउ इम्प्रॉपर ये शब्द जो है वो बार बार आएगा इस लेसन में। यानी समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ यहाँ इन्होंने लिया है कि सही नहीं, वाजिब नहीं,
यानी कुछ ठीक नहीं, थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल, जैसा यूजुअल, लाभदायक। बोला, बड़े बाऊ, बाऊ यानी बड़े भैया, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? अब चूनेदानी से आसे है उनके ऊपर हाथ पर बंधी हुई जो कलाई घड़ी है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। करेक्ट का मतलब बिल्कुल राइट टाइम, सही समय देती है। चड्डा ने कुछ और दृढ़ होकर के पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। यानी जब यशोधर बाबू चल रहे थे, ऑफिस से जाने के लिए उठे, तो चड्डा ने उनका हाथ है वो पकड़ लिया मजाक में ही। लेकिन यशोधर बाबू ने उसका कोई विरोध नहीं किया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देख करके वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है। बाबा आदम के ज़माने से आसे है कि घड़ी बहुत पुरानी है। बड़े बाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, जो एक जापानी सस्ती मिल जाती है। डिजिटल ही कहता कि आज कल मार्केट में डिजिटल घड़ियां मिलती हैं जो बिना चाबी की होती हैं और मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? इस तरह नेले पर्दे लाजवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। एक एक नंबर के क्वेश्चन ये आ सकते हैं बेटा। जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता और श्रोता दोनों ठठा करके हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मैस जहाँ पर कोई आए, कोई रहे, कोई खाना खाए। मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। बॉय सर्विस जहाँ पे होटल वगैरह पर जो छोटे लड़के काम करते हैं ना भाई, बॉय सर्विस, लेकिन उनको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बना करके रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। तो उन दिनों 50 रुपये की वैल्यू 5000 से भी कहीं ज़्यादा होती थी। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेमन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने शक पक्का करके अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेमन से मुखातिब होकर के बोले, यानी सामना करके बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947।
कि जहाँ तक मुझे याद है कि मेरी जो शादी है वो 6 फरवरी 1947 1947 को हुई थी। मेमन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चेक करके बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, कि आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। सिल्वर बोले तो 25वीं सालगिरह है। शादी को पूरा 25 साल हो गया है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे, यानी थोड़ा सा शर्माए और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसनदास से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौचले हैं, वे अंग्रेज करते हैं ऐसे काम, हमारे यहाँ थोड़े ही मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सर मत मिलाइए, यानी बात को घोलिए मत गुरुदेव, चाय मट्टी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इनमें कौन बड़ी आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पीजिएगा। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, रिवाज नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, ध्यान देना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, यानी मैं उसको वाजिब नहीं समझता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ बढ़ा फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो सके, यानी मात्र 10 रुपये में क्या होगा। लेकिन उस समय है ना, चाय 10 पैसे की आती थी, 10 से 20 पैसे की का चाय का कप मिलता था। तो चड्ढा कहने लगा कि भाई इससे होगा क्या, कम से कम 30 रुपये तो हों। सारा सेक्शन जानता कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, ना के बराबर हो, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है, क्योंकि गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक और युवा हो चले हैं। उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है, यानी भाई उनकी बच्चों की वो इमेज है वो कम होती है कि वो अच्छे पैसे वाले हों और उसके पापा साइकिल पे जाएं, अच्छा नहीं लगता है। स्कूटर का इनको चलाना भी नहीं आता है और इनका की हैसियत नहीं है स्कूटर लेने की। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समाओ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसके बारे में सोच नहीं। अफोर्ड करना, असंभल करना, संभालना, यानी उसका खर्चा वहन नहीं किया जा सकता। चड्ढा ने के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह, यानी इसरार करना होता है मतलब हम कहते हैं ना रुकने के लिए मनाने की कोशिश करना, इकरार अलग होता है, इसरार यानी जाने से रोकने के लिए मनाना करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों के चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठ कर के चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की
नई रीत अपनाई है। यानी ऑफिस से जाते समय वो मंदिर में जाते, कौन से मंदिर में जाते? बिड़ला मंदिर में जाया करते थे भाई, और प्रवचन सुनते थे। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर में जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा करते हैं वे, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठ करके यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। ये दिल्ली में पड़ता है भाई, पहाड़गंज दिल्ली में ही रहते हैं ना ये। और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम का वाला क्वार्टर हुआ करता था। अहाता होता है वैसे दालान या बरामदा, कि अब वो टूटा हुआ है ना, जहाँ पे वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू किसंदा के पास आए थे, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया बदलती शक्ल देख करके यशोधर बाबू को बुरा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़ करके यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूज़गंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी जब उनका प्रमोशन हुआ तो D2 टाइप जो क्वार्टर होते हैं, 2 रूम, 1 रसोई और एक छोटा कमरा जिसमें होते हैं D2, वो कई बार मिलने की चर्चा आई, लेकिन उन्होंने हर बार लेने से मना कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब वह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह से किसंदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। यानी आज किसंदा बिड़ला मंदिर में ज़रूर बैठा है, लेकिन उनका ध्यान है वो कहीं और गया हुआ है। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समाऊ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंच करके मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ न कुछ पेच होगा, यानी कोई ना कोई किसी न किसी तरह की गड़बड़ी या फरेब होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में
माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया? उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया है। यानी तीनों ही बेटे बड़े ही होनहार और इंटेलिजेंट हैं पढ़ाई में। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटियाँ उन्हीं को देती हैं जो टॉपर होते हैं, और उसके सहारे वो विदेश में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको भी इस तरह के प्रयास आगे जा कर के करने हैं। और उसकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, यानी जो भी लड़का उसके लिए देखा जा रहा है वह हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है उसे शादी करने के लिए। बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समाओ वह यह भी अनुभव करते हैं, यानी कुछ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। तो ये पंक्ति बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भाई, वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू का मानना है कि विदेश में जाकर के अच्छा पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन जब वो पैसा अपनों से दूर कर दे तो वह पैसा किसी काम का नहीं होता है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभव जचती नहीं है। यहाँ लेखक ने उन लोगों के बारे में बताया है जो शहरी ज़िंदगी में अपना पूरी तरह से सब कुछ रमा चुके हैं और सारे रिश्ते नाते उन्होंने है ना वो भुला दिए हैं। यदि कोई रिश्तेदार उनके यहाँ आता जाता है तो उन्हें जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़ा अंतर जरूर आता है, फासला जरूर आता है। सुना है ऐसा करके स्वयं को दिलासा देता है पिता, यानी यशोधर बाबू और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कह के अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है। यानी माता की आदत होती है अपने बच्चों की तरफदारी करना। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, वह गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी है, वह अपने उस समय के दिनों को याद करती है जब वह एक संयुक्त परिवार में रहते थे और संयुक्त परिवार में रहते हुए उसे उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना पड़ता था जिस तरह से एक बुजुर्ग औरत जीवन व्यतीत करती है। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे वे सब उस पर लागू करवाए। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर के कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते। यानी पुरानी जो दकियानुसी बातें हैं उन्हें आज बच्चे नहीं मानते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कोई खता नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक एक सुविधा हो, सहूलियत हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। यानी ये सब बातें बैठे बैठे यशोधर बाबू मंदिर में ही सोच रहे हैं। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं का सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू
सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लौंग करे तमाशे कह कर के उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, यानी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर के गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने अपने से पूछा कि क्या वह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, यानी समितियों के लिए लाइफ जो है वो दान कर दी होती, कुर्बान कर दी होती। डेडिकेट होता भाई कुर्बानी करना। फिर उसका ध्यान इस ओर गया कि कुर्बान भी कह सकते हैं इसको, डेडिकेट को निछावर भी कह सकते हैं। बाल जति यानी बचपन से ही ब्रह्मचारी का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास भाई ये दिल्ली में एक जगह का नाम है, ग्रीन पार्क कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली है, यानी दिल्ली की ये जगहों का नाम है कि कहीं ना कहीं सब ने अपना मकान बना लिया है। लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। या स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के 3 क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा खुद कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता चला गया। जब उसके एक बिरादर की से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं से मृत्यु हो गई। यानी यशोधर बाबू एक तरफ यूँ सोच रहे हैं, यदि अच्छा होता मैं शादी नहीं करता, किशनदा की तरह परिवार का बवाल नहीं होता, तो आज ये जो परेशानियां झेलने को मिल रही हैं ये कभी ना मिलती। लेकिन दूसरी तरफ जब वह किशनदा के बारे में सोचता है कि किशनदा जब रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट होने के पश्चात उसका क्वार्टर है वो छूट गया और उसके इतने मातहत थे, इतने लोगों को उसने रखा था, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी है ना उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि स्वयं यशोधर बाबू भी उसे अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि उस समय यशोधर बाबू की शादी हो चुकी थी और उनका मकान छोटा था और उसमें भी 3 परिवार रहते थे। वह लाचार था, बेबस था, मजबूर था। और जब उसे किशनदा के बारे में उसके भाई से सुनने को मिला कि वह रिटायरमेंट के कुछ समय पश्चात गांव जाकर के पता नहीं किस तरह से जो हुआ होगा से उसकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मृत्यु हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते कि गधा 25 में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा 25 में का अर्थ होता है भाई जहाँ पे एक जगह पर बहुत से लोग हों, बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो उन लोगों में सबकी गणना करने की आवश्यकता नहीं कि कोई कौन क्या कर रहा है।
यदि गणना करने लग जाएंगे तो उसका जीवन दुखी हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। जो जो करता है उसे वही करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए। इस तरह से किसिंदा अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। सॉरी, किसिंदा नहीं, यशोधर बाबू। क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता है, तथापि किसिंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की हैं। ककड़ी चुराना, ये क्वेश्चन भी आएगा भाई। किसिंदा यशोधर को कौन कौन सी बातें बताते हैं भाई, कौन कौन सी खुरापातें की हैं? ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद करके सेकंड शो सिनेमा देखाना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसिंदा ने नहीं कर रखा है? जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी ऐसा अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है कि जब उनके ऊपर जवाबदारी होगी तो उनके बच्चे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, चाहे भले ही वह यशोधर बाबू को अब सुख ना दे रहे हों। यह भी किसिंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। यानी मुझे भी लंबे समय तक उसी परिवार में बहुत से लोगों के साथ रहना पड़ता। जिम्मेदारी सिर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यानी कि पिता की शान अलग ही होती है। यह बात यशोधर जी कभी कभी तांजिया कहते हैं, यानी एक तरह से फिक्रा कसते हैं। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल आती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सेनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर के अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बाबा ने डीडीए में फ्लैट के लिए पैसा न भर करके भयंकर भूल की है। देखिए, यशोधर बाबू सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार और सुलझे हुए होते हैं। चाहे भले ही यशोधर के बच्चे उसे कहते हैं कि उन्होंने डीडीए में फ्लैट क्यों नहीं लिया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होता है भाई, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं भाई, फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसिंदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। यानी यशोधर बाबू के अनुसार मूर्ख लोगों का काम होता है मकान बनाना। समझदार लोग तो उन्हें किराए पे लेकर के उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तांजिया था व्यंग्यात्मक है भाई। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर के बसना, मुरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दुहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता है। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी यही करते हैं कि उनका बड़ा लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के नाम बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित
कर देते हैं जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। जब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उनमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कह कर के लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। यानी जिस तरह यशोधर बाबू हैं ये सोचते हैं कि वे जब तक सरकारी जॉब पे हैं, क्वार्टर उनके नाम है, जब उनकी जॉब छूट जाएगी, रिटायरमेंट होंगे, तब से पहले उनका बेटा सरकारी जॉब में आ जाएगा और उनका वह क्वार्टर उसके नाम हो जाएगा। तो जब उनकी पत्नी इस पर आपत्ति जताती है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहता कि इस तरह का सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आसीक के फूल चुटिया में खोसा, यानी फूल आसीक का जो फूल है चुटिया में इन्होंने खोसा यानी चोटी में लिया भाई, और या चुटिया यहाँ चोटी में बालों में, और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। यानी अब तक सारी की सारी बातें यशोधर बाबू मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन क्वार्टर के पास खड़े खड़े सब कुछ सोच रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है वैसे वैसे वह किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि सब में लग नहीं, शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। यानी जब उसका मन इन बातों में मंदिर में नहीं लगता है तो वह अपने मन से कहता है कि भाई मन को उसमें रमना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भागवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर के राजपाट तुम जाओ बाट वन प्रदेश की, यानी वानप्रस्थ वन में चले जाओ। अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो है ब्रह्मचर्य, पहला जो 4 आश्रम होते थे ना भाई, पहला ब्रह्मचर्य का जो होता था उसमें पढ़ाई होती थी, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था, फिर वानप्रस्थ होता था और उसके बाद संन्यास होता था। 4 आश्रम होते थे आदमी के जीवन के। 100 साल की उम्र होती थी, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, अगले 25 साल गृहस्थ जीवन, और अगले 25 वर्ष में वो वानप्रस्थ वनों में घूम घूम करके ज्ञान अर्जन करते थे संतों के पास बैठ करके, और अंत के 25 वर्ष वो संन्यास में बिताया करते थे। तो ये सब बातें यशोधर बाबू सोच रहे हैं। जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, यानी इस संसार की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। यानी स्वर्ग के बारे में सोचना है कि वहाँ कैसे जाया जाए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि वह भी क्या झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था कि उसकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि
जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यानी उनका पूरा परिवार बिखर गया है, कोई किसी की सूद नहीं लेता है। यशोधर बाबू ही उनकी सूद लेते हैं, तो यह सरासर गलत है। वह चाहते हैं कि बच्चों की पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। नहीं सॉरी, लाइन छूट गई थी भाई। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले इसके। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैंप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। और कुंवारे में गृहस्थी में देखने को क्या होता क्या है। यानी जो व्यक्ति कुंवारा है भाई, अब उसकी पत्नी है ना, वो सोचती है भाई पहले बुआ के यहाँ रहने लग गया और वहाँ से वह कहाँ गया, दिल्ली आ गया। ऐसे व्यक्ति के पास है जिसकी शादी नहीं हुई, और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो वो शादी के बारे में जानेगा क्या। इसीलिए वह कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा उनकी पत्नी का सोचना है कि परिवार के बारे में वह कुछ नहीं जानता। पत्नी अब आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आँखों देखी बातें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराना गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। यानी जो उसने सीखा था वह गांव के गंवार लोगों से उसने सीखा था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं निभ सकते। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के, ये जो ना ऊपर एक शब्द आया था उसका जो अर्थ है भाई, ये जो आया था हमारा तो सैंप है। अपने हरियाणा में कहते हैं तकिया कलाम भाई, आम बोलचाल में बोलना, तो साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप है भाई, या अपना तकिया कलाम है किसी बात को कहने का। तो कहता है कि बूढ़े तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे ही थे, ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। ताकि पहले तो मुझे पता नहीं कि क्या था, लेकिन शादी के बाद ही मैंने तुम्हें देखा है कि एक सप्ताह में 2 फिल्में देखते थे और सहगल की गज़लें गाने सुनते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। यानी भाई समय ढल गया, समय ढलने के साथ साथ है ना बुढ़ापे की जो आदतें हैं ना, बुजुर्गियत वो आना सही है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल का बगैर बाँ का ब्लाउज पहना है, वह रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची डील वाली सैंडल पहनना
और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। कहते ही नहीं, ये यहाँ ये सौदर बाबू अपनी पत्नी पर टोका टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो जैसा भी हूँ, लेकिन अब तुम्हारा समय बुढ़ापे का आ गया, बूढ़ी हो गई हो, और बूढ़े होने के पश्चात जो अब है ना, जो युवा औरतें पहनती हैं छोटी छोटी पाँव के ब्लाउज और दाल भात खाना, यानी बाहर का जो खाना खाना, ऊंचे सैंडल पहनना, जो तुम कर रही हो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि तुम्हारी बेटी तुम्हें कहती है और तुम उनका क्या मान लेती हो। तो मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर, यानी मुझे ये सही नहीं लगता है। एनीवे कोई नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। तुम किसी तरह अपना व्यवहार करो, कैसा खाना खाओ, कैसा पहनो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़, और देयरफॉर यानी फिर तुम्हें मेरे जीवन पर कोई जो है ना ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ तो तुम भी मुझे मत रोको। यशोधर बाबू सीधे रूप से ऐसा कह रहे हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता है। यानी मंदिर में बैठे बैठे वह एक तरफ तो चिंतन कर रहा है, दूसरी तरफ वह पारिवारिक चिंतन कर रहा है, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तब भी मन किसी और परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, वाजिब ठहरा, वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का, जो पुश्तैनी होता है बाप दादा से मिला हुआ, इरादा है रिटायर होकर के फॉरम द मेंडिंग क्राउड समझे। यानी इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किस्मदा के शब्दों में से उनके ही लहजे में कहा करते थे, और कह करके उनकी तरह ही वह जेपीसी लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से वह दूसरी शाम उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बना रहना है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली गए थे, हेल्दी एंड वेल्दी भाई, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ यानी वाइज होता है बुद्धिमान, वेल्थ होता है धन, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है भाई। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झक जोर करके उठाना और साथ सैर पर ले जाना शुरू कर दिया था, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठता है वह हमेशा बुद्धिमान बनता है, दूसरे नहीं। यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और गृहस्थी में डूब गए। तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठा है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि उन्हें कोई भाऊ कहता है, भाई कहता है। वह हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पी करके जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा भी कर देते थे। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की नहीं, किशनदा की है। कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए रहते थे। जब किशनदा दिल्ली में रहे तब तक वह यशोधर बाबू उनके पट शिष्य रहे और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने भी
उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गंवाना, जनेऊ पूजन होता है, जनेऊ पूजन है जो ब्राह्मण पूजते हैं, जनेऊ होता है जनेऊ के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित। कुमाऊनियों भाई जो है ना गढ़वाल क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, कुमाऊन, गढ़वाल और कुमाऊन के पहाड़ी क्षेत्र के जो उनको कुमाऊन बोलते हैं भाई, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे कई काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाले शोर दोनों सख्त नापसंद थे। बदतर ही ये कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह से हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह से मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। डेमोक्रेट भाई प्रशासनिक, स्वतंत्र और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, यानी यशोधर बाबू ऐसा नहीं चाहते कि भाई मैंने जो कहा बच्चे वैसे का वैसा करें, लेकिन कुछ तो उनका कहा सुना माने, कुछ तो माने। जिसके मन में तैसा आया करता है, गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कहता कि भाई हो सकता है तुम्हारे बच्चों का जो है ना किताब पुस्तकीय ज्ञान है ना वो ज़्यादा हो सकता है बच्चों का, लेकिन जो सांसारिक या सामाजिक जो अनुभव है ना वो सबसे उत्तम मेरा है। मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्या पूछें। यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का आदर करना छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं और अपने माँ और बाप को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। यानी बेटा है बाप से कहता कि पापा मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे बेटे बेटे नहीं होते। चाहे पापा उस फील्ड में नहीं रहा है लेकिन वह फिर भी नेक सलाह दे सकता है, इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगा अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, शाम का राशन लाना, CGS-HS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम क्या कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। यानी यशोधर बाबू जो काम करते हैं वो सोचते हैं कि उनके बेटे कहें कि इस काम को हम कर देंगे, लेकिन एक आध बार कहा भी तो उन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि तू क्यों नहीं कर देता, तू क्यों नहीं कर देता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग से में एक ही वक्तव्य है, बाबा हमारी समझ नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर को तनख्वाह मैं ही दे दूंगा। अब यशोधर बाबू को ये बात खलती है। यशोधर बाबू को यही समाओ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे को
बेटे के अपने हाथ में नहीं आता है, अकाउंट में या ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? देखिए भाई, यशोधर बाबू है वो पुराने ख्यालात के हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे जितनी सैलरी आती है उसका सारा हिसाब किताब उन्हें दें या वो जॉइंट अकाउंट खुलवा लें। लेकिन आज के जो युवा हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट यानी साझा खाता नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना है कि यह काम मैं अपने पैसे से करने के लिए कह रहा हूँ, अपने से नहीं, आपके से नहीं। आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। यानी भाई बेटा बराबर ये बाप से बार बार ये बात कह रहा है कि बाबा मैं ये पैसे खुद दे रहा हूँ, आप बीच में क्यों टोका टिप्पणी कर रहे हो? इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक का अपना बना लिया है, यानी क्वार्टर तक को अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर में खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रीज। क्या हुआ है यह? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेके आया हूँ। यह कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया है, वह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो उसके लिए इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा? ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती है। यानी यशोधर बाबू समझा रहे हैं, उनकी सुनती तो है लेकिन नहीं सुनती है, मतलब उन पे कोई अमल नहीं करती है। पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर के यशोधर बाबू खुदी हुई सड़क से टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती पे लिखा हुआ उसका नाम है वाईडी पंत, यशोधर बाबू। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि वह किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ एक साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर्स, यानी तुम अपने पिता को मेरी तरफ से शादी की सालगिरह मुबारक हो कहना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इन्हीं की माया यही जाने। यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी थी। उनकी जीन और बगैर बाँ का टॉप पहने यशोधर बाबू उससे कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और शैडो वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है। यानी जींस टॉप पहनती है जो आज कल की लड़कियां पहनती हैं। बुजुर्ग जिसको पसंद नहीं करते हैं,
यशोधर बाबू बार बार अपनी बेटी को मना कर चुके हैं, लेकिन वह फिर भी इन्हें पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है कि वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया है, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाए हुए है, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं, यानी अच्छी मालूम नहीं होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही है। उनके पुत्र और पुत्रियों के कई मित्र, उनके कुछ रिश्तेदार जमा हुए हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाई, बब्बा आप भी हद करते हो, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हो, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ न आता हो। तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस में कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पकर्स, यानी कि तनख्वाह तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी पैसे उन्हें मिलते हैं, अतिरिक्त जो पैसे मिलते हैं। यानी इस तरह के पैकेट्स पाना, फिक्स पैसे पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई समाऊ, मेरी तो समझ में आता नहीं, इनकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात की थोड़ी सी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया है कि इसका क्या फ़ायदा है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा कि इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम तक खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं है, गला पकड़ लेता है कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पी करके अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए थे, जिसने अपने विवाह में कभी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक
4 तरह की मिठाइयाँ और 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद हैं। गिरीश बोला, मुझे आज बहुत आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा। इसी बहाने गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समाऊ भयंकर ओछाहट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया है। यानी जो मार्केटिंग कंपनी में इनका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वह यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा बेटा उसने बिगाड़ दिया, लेकिन पत्नी है वो इन पर झिड़कियाँ लगाती है कि उन्होंने तुम्हारे बेटे की लाइफ बना दी है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कह करके जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कह करके स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा रसमलाई लेकर के जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाकर के खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है। बेटी उन्हें लगभग खींच करके ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, मैं इन सब को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एनीवे कोई नहीं। उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला करके कहा, तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, यानी जाओ, नो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी होती है भाई, उसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कि किसी बात को एक फॉर्मेलिटी यानी कि सही मन से किसी काम को ना किया जाना। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई है, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठ करके चले जाएं। बेटा वीडियो ज़रूर बड़ा है, लेकिन कहानी पूरी करने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ा। आप इसको देखते रहिए।
उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर के जागते रहे और कहते रहे, जल्दी आइए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15-20 मिनट की पूजा में को लगभग 25 मिनट तक करके खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू ने पद्मासन साध करके ध्यान लगाने में बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यानी उनका मन, वो अपने मन को एक प्रभु में लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो केवल किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बात और अच्छी तरह से समझने के लिए। यानी वह ध्यान मग्न होकर के किशनदा के बारे में ही सोच रहे थे। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार मार करके न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सिकुड़ते हुए किशनदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन करा सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है कि वह किसी दिन इतना अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घरवाले उन्हें झिड़कते हुए आ पहुँचे कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे हुए स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहन करके संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इनके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यानी सभी जा चुके हैं और पार्टी समाप्त हो चुकी है। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा करके अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? यानी मैं जिस गमछे में हूँ, मैं क्या उसमें अभी रह सकता हूँ? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहन करके बैठक में चले आएँ। बब्बा, यू आर द लिमिट। यानी तुम अपनी मर्यादा में रहो। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे। यानी जो हमें अच्छा लगेगा हम वही पहनेंगे, ना तुम्हारी तरह जीन पहन करके हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट हैं, उपहार हैं, खोलिए ना। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कह करके शर्मिली हंसी से भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठा करके खोलते बोला, इसे तो ले ही लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फ्लोअर पहन करके चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन करके जाया कीजिए। बेटी,
पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर और जरा सी नम हो गई। यह कहना मुश्किल हो गया कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन करके दूध लेने जाया कि करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर आप अपने अंगों में वह किसंदा उतराया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये कहानी पढ़ी। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।